अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स विद के। प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमारे जिन जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चांदनी रातों की हसीन तन्हाई हम दोनों मियाँ बीवी को बहुत अच्छी लगती थी और यहाँ बैठकर हम घंटों बातें किया करते थे। शामिर, क्या मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊं जो मैंने आज से पहले कभी तुम्हें नहीं बताई? मेरी बीवी ने अचानक मेरा हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा। अरे हाँ बेगम, क्यों नहीं। तुम्हारे मुंह से निकले हुए फूल इस चांद की हसीन चांदनी से ज्यादा खूबसूरत है। मेरे लिए तो तुम्हारा साथ दुनिया के तमाम हसीन रिश्तों से ज्यादा है। इतना कहकर मैंने भी अपनी बीवी के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। फिर अगले ही लम्हे उसके लब हिले। शामिर, क्या तुम जानते हो कि उस रात वीराने में मेरे साथ क्या हुआ? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले कुछ मैं भी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, वादा करो कि तुम बीच में नहीं बोलोगी। मैंने फौरन ही शर्मीन की बात काटते हुए कहा। ओ अच्छा जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि आज हम दोनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। चले ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि बीच में आपको नहीं टोकूंगी। इतना कहकर शर्मीन खामोशी से मेरी जानिब देखने लगी। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आज की रात भी मुस्तरिब सी है। हमारी शादी को तकरीबन 10 साल हो रहे थे और इन 10 बरसों में मैंने किसी भी दिन उसे इस कदर मुस्तरिब नहीं देखा था। जरूर कोई बात थी जो उसे अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी, या शायद वो भी आज मेरी तरह इस चांदनी रात के पुरस्कार जादू का शिकार थी। मैंने पल भर के लिए अपनी बीवी के हसीन चेहरे को देखा और एक ठंडी सांस ली। अरे चलो बताओ ना शामिर, उस रात क्या हुआ था? शर्मीन ने जोर से मेरे हाथों को थामते हुए कहा। देखो शर्मीन, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी इस बात का यकीन करोगी भी या फिर नहीं, लेकिन ये सब एक हकीकत है। इस बात को एक जमाना गुजर गया है। मैं उन दिनों हैदराबाद में था और हमारा फौजी कैंप एक वीरान से इलाके के करीब था। एक तरफ तो नीली हसीन झील थी और दूसरी तरफ पहाड़ियों का एक पुरस्कार सिलसिला जा रहा था, जिसके बारे में ये मशहूर था कि ये कभी बदरूहों, भूतों और चुड़ैलों का मस्कन था। दूर इन पहाड़ों में एक चोटी के ऊपर मस्जिद बनी हुई थी, जिसके बारे में ये मशहूर था इस मस्जिद में किसी बुजुर्ग ने चिल्ला खींचा था और 40 दिन तक बराबर वहीं बैठकर इबादत की थी। कहते हैं उन बुजुर्ग के चिल्ले के बाद ये इलाका बदरूहों से पाक हो गया। मैं जब भी उस मस्जिद के करीब बैठता तो मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ करता। जब भी मुझे फुर्सत मिलती तो मैं अपना तमाम वक्त उन्हीं पहाड़ों में मस्जिद के पास ही गुजारता था। लेकिन शायद हमारी बटालियन के कैप्टन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो मुझे अक्सर कहा करता था कि आप वहां पर अकेले ना जाया करें। ये इलाका जवान आदमियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि उसके मुताबिक वहां बदरूहें फिरती रहती हैं जो कि इंसानों को अपना शिकार बनाकर उनका खून पीती हैं। मगर उस कैप्टन की बात मेरे जहन पर जरा भी कारगर साबित ना हुई। अरे जनाब, मैं तो सिर्फ चांदनी रातों में वहां जाता हूँ, मैंने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। ओ आई सी जनाब, ये तो और भी खतरनाक बात है, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है चांदनी रातों में उनके यहाँ दावत होती है और ऐसे वक्त में आपका वहां जाना किसी खतरे से खाली नहीं। कैप्टन की बात सुनकर मेरे मुंह से कहकहा निकल गया। अरे जनाब, आप भी कैसी कैसी बातें करते हैं। मेरे ख्याल में मुझे डराने के लिए आपको किसी और कहानी का इंतखाब करना होगा। उस रात मैंने हंसते हुए उसकी बात नजरअंदाज कर दी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो सच कह रहा है। लेकिन जब वहां के मकामी लोगों ने इस बात की तस्दीक की तो मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। मैंने अपने एक जानने वाले से उस जगह का पता किया और वहां जाने के लिए कुछ जरूरी सामान पैक करने लगा। मगर जिस आदमी ने मुझे उस जगह का एड्रेस दिया था उसने मुझे ये भी बताया कि दूर उन पहाड़ों में एक फकीर की कुटिया है। कहते हैं जो भी उस कुटिया के अंदर गया वो फिर कभी लौट कर वापिस नहीं आया।
उसके मुताबिक हर 10वें साल उन बदरूहों की प्यास उभरती है और वो किसी ना किसी इंसान को उठाकर उस कुटिया के अंदर ले जाती है। उस जगह से बच जाने वाले चंद लोग ऐसे भी थे जिन पर तकरीबन 10 साल तक उस जगह की नहुसत का असर रहा, क्योंकि अगर किसी इंसान का सितारा भारी हो तो वो 10 साल तक उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मगर वो इंसान उसकी नहुसत से मुतासिर जरूर होता है। ये सारी बातें सुनने के बाद मैंने उस शख्स की तरफ सवालिया नजरों से देखा। अच्छा, तो ये सारी बातें तुम्हें किसने बताई हैं? मैंने एक हतमी नजर उसके चेहरे पर डालते हुए कहा, जनाब, ये बातें मुझे मेरे बाबा ने बताई थी। वो एक बहुत बड़े आलिम थे। हमारे इलाके में मौजूद तमाम बदरूहें उनके नाम से ही कांपती थी। साहब जी, ये बदरूहें कोई आम बदरूहें नहीं, बल्कि आशिक बदरूहें हैं, जो इंसानों को अपने प्यार में फंसाकर फिर उनका खून चूसती हैं। आपने वहां जाने की जिद तो पकड़ ली है, मगर खुदा ही आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैं तो यही कहूंगा कि आपको उस वीराने की तरफ हरगिज नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर वो खामोश हो गया और तब तक मैं अपना सामान बैग में रख चुका था। मेरे लिए कही गई उसकी तमाम बातें किसी मजाक से ज्यादा हैसियत न रखती थी। ये जुमेरात का दिन था। मैं अपने हाथ में छड़ी लेकर रोज मामूल की तरह अपने क्वार्टर से बाहर निकला। जैसे जैसे मैं पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था, मुझे शाहिद की तमाम कही हुई बातें याद आ रही थी। पल भर के लिए तो मुझे घबराहट जरूर हुई, मगर मैंने इन तमाम बातों को अपने जहन से झटकते हुए अपना सफर जारी रखा। ये लोग भी ना आज के तरक्की याफ्ता दौर में इस तरह की अहमकाना बातें करते हैं। हालांकि मैं खुद भी इन तमाम पहाड़ी रास्तों से वाकिफ था, मगर न जाने आज क्यों मेरे दिल को एक अजीब सी घबराहट ने आ घेरा था। मैंने अपने हाथ में टार्च चलाई और पिस्टल निकालकर पगडंडी से होता हुआ पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे रात हो रही थी, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। दूर दूर तक किसी इंसान या फिर जानवर का कोई पता न था। खुदा जाने मैं कब तक चलता रहा। मैं जहां भी अपनी नजर करता, चारों तरफ हू का आलम था, लेकिन पहाड़ों में चलती हुई खुशगवार हवा रोशनियों के दोष पे उड़ाई जा रही थी। न जाने कितनी देर तक चलते चलते आखिरकार मैं टीले के पास जा पहुंचा। मुझे तकरीबन 100 गज के फासले पर एक पुरानी सी झोंपड़ी नजर आई। उस पर मेरी पहली नजर पड़ते ही मेरे कदम खुद ब खुद ही रुक गए थे। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सदियों से यहाँ कोई ना आया हो। एक लम्हे जायजा लेने के बाद मैं फिर से झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगा, मगर उसके करीब पहुंचते ही अचानक से कोई उसमें से बाहर निकला और तीर की तरह मेरी तरफ लपका। मैंने चौंक कर जब उस ह्योले की जानिब देखना चाहा तो वो एक जवान लड़की थी जो तेजी से बढ़ती हुई मेरी तरफ आई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो आते ही मुझसे लिपट गई और मैं घबराकर उसकी जानिब देखने लगा। हालांकि मेरे हाथ में एक पिस्तौल थी, मगर उसने मुझे अपना हाथ सीधा तक करने का मौका न दिया था। उसे देख के साफ नजर आ रहा था कि वो बहुत घबराई हुई है। प्लीज मुझे बचा लो उन दरिंदों से। अचानक ही उस हसीन लड़की की आवाज मेरे कानों से टकराई। इस वीराने में एक लड़की का मुझसे यूं लिपट जाना शाहिद की कही हुई तमाम बातों को सच साबित कर रहा था। यकीनन ये कोई बदरूह थी, वरना इस अंधेरे और बयाबा में भला एक लड़की का जीना कैसे मुमकिन हो सकता है। मगर उस लड़की का हुस्न था जो कि शाहिद की कही हुई तमाम बातों की नफी कर रहा था। जदीद तर्ज के ब्लाउज और साड़ी में मलबूस ये लड़की किसी फिल्म की हसीन हीरोइन से कम न थी, और उसके बदन से उठती हुई वो भीनी भीनी खुशबू मुझे मस्त किए जा रही थी। शायद मुझे होश में आने के लिए चंद लम्हे लगे थे। मैंने फौरन ही उसके दोनों शामें थामकर उसे खुद से अलहदा किया। चांद की रोशनी में चमकता हुआ उसका हसीन चेहरा किसी हूर से कम न था। खूबसूरत और बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से तर थी। मैं इस बात पर हैरान था कि आखिर इस वीराने में ये हूर जैसी औरत आखिर क्या कर रही है। अरे खुद को संभालिए, क्या कह रही हैं आप? दरिंदे? कौन से दरिंदे? मैंने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखते हुए कहा। वो उस तरफ। उसने फौरन ही अपना हाथ एक पहाड़ के टीले की जानिब बढ़ाया और फिर से घबराकर मेरे सीने से लिपट गई।
उन्होंने मेरे पूरे खानदान को मार डाला है। अगर आपने मेरी मदद ना की तो वो मुझे भी मार डालेंगे। वो हसीन लड़की किसी मासूम बच्ची से कम ना लग रही थी। मैंने फौरन ही अपना पिस्तौल उस पहाड़ी टीले की जानिब सीधा किया और गौर से देखने लगा। गालिबन वो जो कोई भी थे पहाड़ की दूसरी जानिब चले गए थे, जहां से कुछ दूर तक एक सड़क गुजरती थी। मैं भी इसी शशोपंज में मुब्तला था कि उस हसीन लड़की की आवाज मेरे कानों से टकराई। वो उन्होंने मेरे पूरे खानदान को मार डाला। मेरी वालदा, मेरे भाई बहन, अब्बू, सबको। हाय, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इतना कहकर वो लड़की जोर जोर से रोने लगी और मैं उसे तसल्ली देने लगा। थोड़ी देर उसे तसल्ली देने के बाद मैंने उसे वहीं छोड़ा ताकि आगे बढ़कर हालात का जायजा ले सकूं। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस झोंपड़ी के दरवाजे तक जा पहुंचा। चारों तरफ सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे और उन पर से गुजरते हुए मेरे जूते एक अजीब सी आवाज पैदा कर रहे थे। रात के सन्नाटे में ये शोर मुझे थोड़ा बहुत डरावना जरूर लगा, लेकिन मेरे हाथ में पिस्तौल था। मैं उस झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी टॉर्च रोशन करने लगा कि अगले ही लम्हे मेरे मुंह से एक चीख निकलते निकलते रुकी। मैंने जैसे ही झोंपड़ी के अंदर टॉर्च डाली, मेरे चारों तरफ खून में नहाई हुई लाशें पड़ी हुई थी, जैसे किसी दरिंदे ने उन्हें बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया हो। मैं चंद लम्हे तो यूं ही मबहूत खड़ा हुआ वो सारा मंजर देखता रहा, लेकिन फिर अच्छी तरह से सारे हालात का जायजा लेने के बाद मैं दोबारा से उस लड़की की जानिब बढ़ा। आप लोग यहाँ आए ही क्यों थे, जब आपको मालूम था कि यहाँ इतना खतरा है? जी, वो हम सैर को आए थे और रास्ता भटक गए। जब शाम हुई तो हम सभी लोगों ने इस झोंपड़ी में पनाह ले ली। अब हमें क्या मालूम था कि वो दरिंदे हमारी ताक में बैठे हैं। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि आखिर उन दरिंदों ने मुझे कैसे बख्श दिया। काश कि वो मुझे भी मार डालते। हाय, अब मैं कहाँ जाऊं? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। इतना कहकर वो लड़की फिर से रोने लगी। अरे आप रोए नहीं, मैं आ गया हूं ना, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने फौरन से उस लड़की के सर पर दुपट्टा उड़ाया और उसे अपने साथ लेकर अपने कैंप की जानिब बढ़ने लगा। न जाने उस लड़की में ऐसा क्या जादू था कि उसके जिस्म से निकलती हुई भीनी भीनी खुशबू मेरे दिलो दिमाग पर एक जादू सा कर रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। अभी हम कुछ ही दूर गए होंगे कि वो लड़की फिर से चीख उठी। उधर देखिए, उसने घबराकर एक जानिब को इशारा किया जो कि हमारे दाएं तरफ था। मैंने फौरन ही पिस्तौल निकाल लिया और गौर से उस जानिब देखने लगा। मुझे दूर उस पहाड़ पर एक साया सा नजर आया जो कि ठीक चांद की पुश्त की जानिब था। इस टीले पर खड़े हुए इंसान की शक्ल तो मुझे नजर न आ रही थी, मगर उसका ह्योला अब साफ दिखाई देने लगा था। मैंने जल्दी से उस लड़की को अपने पीछे किया और चीख कर पूछा, कौन हो तुम और वहां क्या कर रहे हो? मेरी आवाज उस पूरे वीराने में गूंज उठी और फिर से थर थराकर फिजा में तहलील हो गई, मगर उस पहाड़ी पर खड़े हुए शख्स ने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया, बल्कि जवाब में एक जोरदार कहका लगाया। इस कहकहे से ये बात तो साफ हो गई थी कि वो शख्स हमारी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। वो जो कोई भी था, उसने पहले से ही पहाड़ पर अपना मोर्चा बना रखा था। अगर मैं वहां पर कोई ऐसी हरकत करता तो शायद वो हम दोनों को ही मौत के घाट उतार देते। प्लीज जल्दी से भाग चलिए, नहीं तो ये हम दोनों को मार डालेंगे। उस लड़की की घबराई हुई आवाज अचानक से मेरे कानों से टकराई। अरे नहीं, तुम हौसला रखो। मैंने मजबूती से उस लड़की का हाथ थामा और आहिस्ता आहिस्ता बाएं जानिब हटने लगा। इससे पहले कि हम दोनों वहां से भागते, अचानक से गोलियों की आवाज मेरे कानों में पड़ी। यकायक हर जानिब से गोलियां चलने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, हम दोनों पर गोलियों की बौछार हो गई। अचानक से एक गोली उस लड़की के जा लगी और वो नीचे गिर गई। हालांकि मेरे हाथ में भी पिस्तौल था, मगर मेरे संभलने से पहले कई गोलियां मेरे जिस्म के भी आर पार हो चुकी थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अचानक ही मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं भी चकराकर नीचे की जानिब गिर गया। जब मुझे होश आया तो उस वक्त मैं उसी वीराने में मौजूद था, लेकिन आसमान पर ऐन मेरे सामने
चांद की जगह सूरज चमक रहा था और शाहिद मुझे सहारा देकर उठाने की कोशिश कर रहा था। अरे यार शाहिद, जरा एहतियात से, मुझे कई गोलियां लगी हैं। मैंने आहिस्ता से शाहिद को मुखातिब किया। अरे साहब क्या कह रहे हैं? गोलियां कहाँ? शाहिद ने घबराकर मेरी जानिब देखा। अरे नहीं साहब, आप तो माशाल्लाह से बिल्कुल फिट हैं। आपको तो कहीं से जरा भी खराश नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? शाहिद की ये बात सुनकर मुझे हैरानी हुई, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब मैं बेहोश हो रहा था तो उस वक्त कई गोलियां मेरे जिस्म के आर पार हो चुकी थी। लेकिन हैरानगी की बात तो ये थी कि मेरे जिस्म पर किसी गोली का कोई निशान मौजूद नहीं था। अचानक ही मुझे उस लड़की का ख्याल आ गया। वो कहाँ है? मैंने फौरन ही शाहिद की जानिब देखते हुए कहा। वो लड़की भी मेरे साथ ही बेहोश हुई थी। अरे साहब, कौन लड़की? आप किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई लड़की वड़की नहीं है सर। कल रात जब आप क्वार्टर से बाहर निकले तो हम सब लोग आपकी तलाश में आपके पीछे ही निकल पड़े थे, मगर जब हम यहाँ पहुंचे तो आप अपने हाथ का तकिया बनाए हुए बड़े आराम से यहाँ सो रहे थे। क्योंकि रात काफी बीत चुकी थी, इसलिए हम भी उसी झोपड़ी में सो गए थे। साहब जी, मैंने आपको कहा था ना कि इस तरफ बदरूहें रहती हैं, और कल रात थी भी चांद की 14वीं रात। जरूर आपने किसी बदरूह को देखा है। इतना कहकर शाहिद खामोश हो गया और मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर वहां से उठकर उस मनहूस झोपड़ी की जानिब बढ़ने लगा, क्योंकि मैंने कल रात वहां पर 4 लाशें देखी थी। मगर उस वक्त मुझे शाहिद की बात सच मालूम हुई जब झोपड़ी में मुझे कुछ भी ना मिला। ना तो वहां पर खून था और ना ही कोई लाश। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बरसों से यहाँ किसी इंसान का गुजर नहीं हुआ। और वो लड़की का तो कोई अता पता ही ना था। बस उस दिन मुझे जिंदगी में पहली बार अपने मातहत अफसरों से और जवानों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उन सबको ऐसा लग रहा था कि कल रात मैंने बहुत पी ली थी और नशे में धुत होकर इस वीराने में निकल आया था। अब मैं उन्हें कैसे बताता कि वो वाकया मेरे साथ हकीकत में गुजरा है। और इस सब का वाज़े सबूत मेरे कोट में बसी हुई वो अजीब सी खुशबू थी जो उस पुरस्रार लड़की ने इस्तेमाल की थी। शर्मिंदगी के मारे मैं उनसे कुछ भी ना कह पाया था। देखो शर्मीन, आज इतने बरस बीत गए, लेकिन ये वाकया मैं तुम्हें पहली बार सुना रहा हूँ। ये कहते हुए मैंने एक सिगरेट सुलगाया और तवील कश लेकर अपनी बीवी की जानिब देखने लगा, जबकि शर्मीन का चेहरा काफी अफसुर्दा मालूम हो रहा था। ओह अच्छा, तो ये बात थी। शर्मीन ने चंद लम्हों का तवक्कुफ लेते हुए कहा। आज भी तो चांद की 14 तारीख है, तुम्हें वो लड़की याद नहीं आ रही क्या? शर्मीन ने सवालिया निगाहों से मेरी जानिब देखते हुए कहा। क्या कह रही शर्मीन? मुझे भला उस लड़की की याद क्यों आएगी? वो तो बस एक खौफनाक वाकया था जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया, लेकिन आज न जाने मुझे उसकी याद कैसे आ गई। मैंने सोचा तुम्हें भी उस वाकये के बारे में बता दूं। इतना कहकर मैंने फिर से सिगरेट का कश लिया और कुर्सी के साथ अपना सर टिका दिया। वो तमाम मंजर मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की मानद चल रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उस तमाम वाकये को फिर से याद करने लगा। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर मैंने अपनी पेशानी पर शर्मीन का हाथ महसूस किया। मैंने फौरन ही अपनी आंखें खोली, मगर अचानक से मेरी आंखें एकदम से चुंधिया गई। मैं ये देखकर हैरान हो गया कि वो रोशनी शर्मीन के चेहरे से निकल रही थी और उसका चेहरा ठीक मेरे चेहरे के सामने था। अरे क्या हुआ शर्मीन, तुम ऐसी निगाहों से मुझे क्या देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि तुम्हें आज भी उस बेचैन लड़की की रूह से कितना प्यार है। शर्मीन ने अचानक मेरे पास आते हुए धीमे लहजे में कहा। ओ नहीं नहीं शर्मीन, शादी से पहले की बात तो अलग थी, लेकिन फिर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई तो मैं उसे भूल ही गया। मुझे आज भी वो दिन याद है कि उस वाकये के तकरीबन 1 महीने बाद ही तुम ही मुझे मिल गई थी और फिर जल्द ही हमारी शादी हो गई। भला तुमसे बढ़कर और कोई हसीन हो सकता है? मैंने शर्मीन की जानिब देकर मुस्कुराते हुए कहा। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं जानती हूँ आज भी तुम्हारी रूह उसके कुर्ब के लिए बेचैन है और हमेशा बेचैन रहेगी। मुझे सच सच बताओ,
क्या एक बार फिर से तुम उसे अपने करीब देखना चाहते हो? देखो, इनकार मत करना। लोग कहते हैं कि अगर लगन सच्ची हो तो वो चीज इंसान को जरूर मिलती है। और जहां तक मैं तुम्हारा जहन पढ़ पा रही हूँ, तुम उस लड़की को आज भी अपने ख्यालों में दीवाना वार चाहते हो। तुम अपनी आंखें बंद कर लो और सिर्फ उस हसीन लड़की के बारे में सोचो जिसके कुर्ब ने तुम्हें आज से 10 साल पहले पागल कर दिया था। और फिर पल भर के बाद अपनी आंखें खोल के देखो कि तुम्हें क्या मिलता है। शर्मीन की आवाज टकराते ही मेरी आंखें खुद ब खुद ही बंद हो गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसकी आवाज कहीं दूर से आ रही है। ये मुझे क्या हो रहा था? मेरे जज्बात और मेरे एहसासात आहिस्ता आहिस्ता मेरा साथ छोड़ने लगे थे और मैं अंधेरी वादियों में डूबता जा रहा था, जैसे कोई मकनातीसी कुव्वत मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। अगले ही लम्हे शर्मीन की आवाज मेरे कानों से टकराई। अपनी आंखें खोलो मेरी जान, मेरी बीवी ने सरगोशियों में कहा और मैंने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो ठीक मेरे सामने खड़ी हुई थी। ये वही पूरी सरार लड़की थी जो उस रात मुझसे कहीं दूर बिछड़ गई थी। गोल गोल चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें। हाँ हाँ, ये वही थी। मुझे यूं हैरान होता देखकर वो मुस्कुराई। यकीन नहीं आ रहा ना? मैं वही लड़की हूँ। सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे एक और लड़की का जिस्म हासिल करना पड़ा और तुम्हें 10 साल की तवील जुदाई। शायद तुम नहीं जानते कि हम सिर्फ 10वें साल ही अपनी प्यास बुझा सकते हैं। हमारी उस मुलाकात को आज पूरे 10 साल हो गए हैं। अब मुझे इस अजनबी जिस्म में रहने की कोई जरूरत बाकी नहीं रही और ना ही दुनिया की कोई ताकत अब तुम्हें मुझसे जुदा कर सकती है। हमारे असली मिलाप का वक्त आ पहुंचा। बस आज के बाद तुम और मैं एक हो जाएंगे। देखो ना शामिर, आज कितनी मुबारक रात है। इतना कहकर उस लड़की ने मुझसे लिपटने की कोशिश की और मैं घबरा कर अपनी कुर्सी से उठकर पीछे दीवार की जानिब हट गया। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, अचानक से मेरे पूरे जिस्म पर एक लर्जा सा तारी हो गया। वो हवा के दोष पर उड़ती हुई आई और मुझसे लिपट गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे मैं किसी लोहे के शिकंजे में जकड़ा जा चुका हूं। उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता मेरे चेहरे के करीब से करीब होता जा रहा था, लेकिन जब उसके होंठ मेरे होंठों के बजाय मेरी गर्दन की जानिब बढ़े और उसके हुस्न की जगह एक अजीब डरावने तासुर ने ले ली, तो मैंने एकदम से जोर लगाकर आखिरी बार अपने आप को उसकी गिरफ्त से आजाद कराने की कोशिश की। अचानक ही उसके मुंह से 2 बड़े बड़े सुई जैसे दांत नमूदार हुए और एकदम से मेरी गर्दन में बेवस्त हो गए। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मैं होश में आया तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरी तमाम गर्दन पर पट्टियां बंधी हुई थी। मैंने करवट लेने की कोशिश की तो मुझे अचानक से कर्नल साहब नजर आए। अरे बेटा, खुदा का शुक्र है कि तुम होश में आ गए हो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उन्होंने फौरन ही मेरे करीब आते हुए पूछा। जी सर, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे क्या हुआ था? अरे बेटा, शायद तुम भूल चुके हो कि एक जंगली बिल्ली ने तुम पर हमला किया था। क्या कहा सर? जंगली बिल्ली? मैंने हैरत से उनकी जानिब देखते हुए कहा। अरे हाँ भाई, हम सबको भी तो यही हैरत है। जब तुम्हारा मुलाजिम तुम्हारी चीखें सुनकर वहां पहुंचा तो वो खूंखार बिल्ली तुम्हारी गर्दन से लिपटी हुई तुम्हारा खून चूस रही थी। क्या कहा सर? खून चूस रही थी? बिल्ली? मैंने यूं कहा कि जैसे अपने आप से बातें कर रहा हूं। हाँ भाई, तुम्हारे मुलाजिम से पूछो, अगर वो ना होता तो शायद वो बिल्ली तुम्हारे पूरे जिस्म से खून निचोड़ लेती। आज तकरीबन पूरे 10 दिन बाद तुम्हें होश आया है। मेरे ख्याल में तुम्हें अपने जहन पर जोर नहीं डालना चाहिए। इतना कहकर कर्नल साहब मेरे पास ही बैठ गए और मैं माजी के ख्यालों में गुम हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ था। वो कहाँ है सर? मेरा मतलब, मैं अपनी बीवी का पूछ रहा हूँ। मैंने आहिस्ता से कर्नल साहब को आवाज दी। अरे यार, वो तुम्हारा मुलाजिम बता रहा था
कि वो सदमे से बीमार हो चुकी है और घर पर मौजूद है। इतना कहकर कर्नल साहब वहां से चले गए। लेकिन जब मैं हफ्ते बाद घर वापस आया तो तब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला। मेरी बीवी उस रात से ही गायब थी जिस रात मुझ पर हमला हुआ था, और पुलिस पिछले एक हफ्ते से उसे ढूंढ निकालने की कोशिश कर रही थी। आज मुझे एहसास हुआ कि वो लड़की कोई और नहीं, वही बिल्ली थी जिसने पहले तो मेरी बीवी का रूप धारा और फिर आखिर में मेरा खून चूसकर मुझे मारने की कोशिश की। आज इस वाकये को 20 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन जब भी मुझे ये वाकया याद आता है तो खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।